वेलकम टू मास्टर इन जीएस, जहां पर हम वन लाइनर सीरीज को लेकर आए हैं। ऑलरेडी हम आपके सामने एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। यह हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम 50 क्वेश्चन को खत्म करेंगे। हम टोटल आपके सामने 400 वीडियो की सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हमने पहले वीडियो में आपको पॉलिटी के 50 वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं। ये क्वेश्चन हमने कहाँ से फ्रेम किए थे? ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किए थे पॉलिटी के चैप्टर 1 से, जिसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कहते हैं। और ये दूसरा सीरीज, जो दूसरा हमने वन लाइनर सेट किया है, सेट 2, इसमें भी 50 क्वेश्चन हमने कहाँ से बनाया है? आपको बनाया है उसी सेम चैप्टर से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। ठीक है, तो पहले वाले जो वीडियो में हमने क्वेश्चन बनाया था, वो क्वेश्चन आपको बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट को, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर चार्टर एक्ट 1833 तक। बाकी इस वीडियो में हम उसके आगे के जो एक्ट हैं 1833 से लेके जो उसके आगे के एक्ट हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि भारत के प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले कि इसका अध्यक्ष कौन था, यहाँ पे दे रखा है लॉर्ड मैकाले। लेकिन आपसे यहाँ पे ये प्रश्न ये है कि जो ये विधि आयोग के अध्यक्ष मतलब विधि सदस्य के रूप में जो ये पद लाया गया, ये कौन से कानून के द्वारा लाया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर को हिंदी में बोलते हैं राजलक के द्वारा। ठीक है, तो 1833 के द्वारा आपको एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को लेकर आया गया। और इसके बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो गवर्नर जनरल था वो 4 सदस्यों की टीम के संग काम करता था। इस 4 सदस्यों को पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 3 कर दिया गया। फिर 1833 वाले एक्ट के द्वारा चौथे सदस्य के रूप में किसे लाया गया? विधि सदस्य को। और ये कौन था? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत में दास प्रथा तथा उन्मूलन किस राजलेख के द्वारा, कौन से राजलेख के द्वारा क्या किया गया, खत्म कर दिया गया? ये आपका 1833 वाला एक्ट है। ओके, चलते आगे की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जैसा कि हम जानते हैं, गवर्नर जनरल का पद किसने बनाया? रेगुलेटिंग एक्ट ने। ठीक वैसे ही गवर्नर जनरल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल, यह पद किसने बनाया? आपको 33 वाले एक्ट ने, 33 का चार्टर वाला एक्ट। तो आपको वही यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब थे। ठीक है, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब। ओके, चलते आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस चार्टर के पूर्व निर्मित विधियों को विनियम, ठीक है, विनियम कहते थे? विनियम कहते थे। ठीक है, विनियम शब्द आपको कहाँ मिलता है? विनियम मिलेगा आपको आर्टिकल, संविधान के आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में। वहां पे कानून को परिभाषित किया गया है कि संविधान के अकॉर्डिंग कानून क्या क्या है। तो वहां पे विनियम दिया हुआ शब्द है। कई बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। विनियम मतलब ये होता है कि 1833 के पहले जो भी कानून बना है उसको हम क्या कहते हैं? विनियम कहते हैं। तथा 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो भी कानून बने हैं उनको हम क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस चार्टर के बाद, यहाँ पे क्लियर बोला है कि किस चार्टर के बाद निर्मित विधियों को अधिनियम कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। 1833 के राजलेख चार्टर के बाद जितने भी कानून बने हैं हम उनको क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। ठीक है, भारत में गवर्नर जनरल, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे ये है कि भारत में गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा निर्मित विधियों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ कॉमन सेंस वाली बात ये है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है, इस पद को बनाया गया आपको 1833 वाले एक्ट के द्वारा। ठीक है, 1833 वाले एक्ट के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, इसके बाद जो भी कानून बने उसको हम क्या बोलेंगे? अधिनियम बोलेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किसने कथन किया है कि कंपनी की दोहरी शासन व्यवस्था उत्तरदायित्व विहीन है, असुविधाजनक है, कलेशकर है और जटिल हो गई है? ठीक है, ये किसने बोला था? ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, पामस्ट्रन। ठीक है, पामस्ट्रन ने बोला था। ऐसा इन्होंने क्यों बोला था? क्योंकि देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 2 आपको निकाय बनाए गए थे। एक का नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरे का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको व्यापारिक कार्य देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको राजनीतिक कार्य देखता था। तो इन दोनों में सामंजस्य ना बनने की वजह से कंपनी ढंग से चल नहीं पाती थी और बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार होने लगता था।
तो इसी वजह से ये दोहरी शासन व्यवस्था होने के चलते यहाँ पे जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर हैं पामेस्ट्रॉन, ये बोलते हैं कि दोहरी शासन व्यवस्था मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के चलते ही जो क्या है पूरी की पूरी कंपनी क्या हो गई, उत्तरदायित्व विहीन हो गई, असुविधाजनक हो गई और कलेशकर का और काफी जटिल हो गई, जिसके चलते कंपनी में बहुत बड़े पैमाने पे क्या फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश साम्राज्य सौंप दिया गया, किसको, मतलब कंपनी का शासन खत्म करके पूरी की पूरी सत्ता किसके हवाले सौंप दी गई, ब्रिटिश साम्राज्य के हवाले। ये कौन सा अधिनियम के द्वारा किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे 1858 से ही क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन नंबर 9, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन से अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ये दोनों के दोनों बोर्ड पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बनाए गए थे और इसको कंप्लीट खत्म किया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में शासन संचालन के लिए भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। तो कभी भी आपसे पूछे कि जो भारत में जो सचिव नामक पद है इसका सीजन कौन सा अधिनियम करता है, तो भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इस पद को लाया गया। तो यहाँ पे आपको वही प्रश्न पूछा गया है कि भारत का जो शासन चलेगा कैसे 1858 के बाद से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारा का सारा सत्ता किसको सौंप दिया है, आपको ब्रिटिश साम्राज्य को। तो इसके बाद जो भी आपको प्रशासन चलाने की पावर होगी, शक्ति होगी, निहित होगी, किसमें होगी, राज्य सचिव में होगी। जैसे कि वर्तमान में किसमें है, पीएम में है, ठीक उसी समय किसमें होती थी, राज्य के सचिव में होती थी। और आगे क्वेश्चन नंबर 11 आपका यह है कि भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा। तो जाहिर सी बात है ब्रिटेन संसद के द्वारा अपॉइंट होता है, तो ब्रिटिश संसद के लिए ही ये उत्तरदायी होगा। ठीक है, जैसे आज के टाइम पे आपको पीएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, लोकसभा के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। भारत में 1858 में कंपनी शासन की समाप्ति के पश्चात शासन संचालन हेतु किस निकाय का गठन किया गया। तो एक अकेला जो सचिव है वो तो सिस्टम को चला नहीं पाएगा, तो इसके लिए उसको 15 सदस्यों की जो टीम बनाकर दी गई, इसको बोलते हैं 15 सदस्यीय भारतीय परिषद। ठीक है, तो क्वेश्चन भी आपको यही पूछा गया है कि भारत में 1858 में कंपनी की शासन समाप्ति के पश्चात, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जब शासन कंप्लीट खत्म हो गया तो उसके बाद शासन संचालन हेतु किस निकाय का गठन किया गया। तो 15 सदस्यीय भारतीय परिषद का, और ये किसके सहायता के लिए कार्य करेंगे, जो सचिव होगा उसकी ये मदद करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस अधिनियम द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंप्लीट खत्म कर दिया गया। ये है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षित भारतीयों द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जैसे भारतीयों को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्या है साम्राज्य खत्म हो गया है और सारा का सारा सिस्टम क्या है रानी विक्टोरिया के हाथ में आ गया है, और रानी विक्टोरिया साहब 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र पढ़ती हैं और कहती हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कंप्लीट खत्म हुआ। तो इसके बाद सारे भारतीयों को लगता है कि हाँ उनको आज़ादी मिल गई है, और इसी चीज़ को रानी के जो घोषणा पत्र को क्या मानते हैं, मैग्ना कार्टा। ठीक है, इसको ही ये मैग्ना कार्टा मानते हैं। तो इसीलिए आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि शिक्षित भारतीयों द्वारा किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो रानी विक्टोरिया की 1 नवंबर की 1857 की जो घोषणा पत्र है उसको ये क्या मानते हैं, मैग्ना कार्टा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पूछता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय किस अधिनियम के द्वारा कर दिया गया। तो ये आपको किया गया आपको भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसके द्वारा पढ़ा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछ चुका है। ये पढ़ा गया लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। और आपको ये बात याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपको ये पूछा गया कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था। तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। तो इन भाई साहब को याद रखिएगा, यहाँ से आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। केंद्र में द्विसदन शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया। तो केंद्र में द्विसदन मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा वाली व्यवस्था, जो लोअर हाउस अपर हाउस होती है, ये व्यवस्था कब से स्टार्ट की गई, भारत सरकार अधिनियम 1909 से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूछता है किस अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट था आपको
भारतीय परिषद अधिनियम 1909 वाला। इसके द्वारा मुसलमानों को अलग से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। और इसको कौन लेकर आए थे? मार्लो मिंटो। मार्लो मिंटो साहब। मार्लो कौन थे? आपके सचिव थे। मिंटो कौन थे? वायसराय थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार किसकी रिपोर्ट की उपज थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सर अरुंडेल समिति के द्वारा बनाया गया था। भैया मार्लो मिंटो रिपोर्ट लाओ और उस पर क्या करो, मुसलमानों को एक अलग से रिप्रेजेंट करो और फूट डालो और राज्य करो। ये इस रिपोर्ट के द्वारा ही तय किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, किस अधिनियम द्वारा प्रशासन और विधि निर्माण दोनों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को प्रदान किया गया? तो ये कौन सा मतलब अधिनियम था जिसके द्वारा जो भारतीय थे प्रशासन में भी काम कर सकते थे और विधि निर्माण मतलब कानून बनाने में भी आपको हेल्प कर सकते थे? क्योंकि जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप 3 निकाय के बारे में पढ़ते हैं। विधायिका, ठीक है, जिसे विधि निर्माण बोलते हैं, जो कानून बनाता है। दूसरा होता है कार्यपालिका, जो कानून को लागू करवाता है, जिसे प्रशासन कहते हैं। और तीसरा होता है न्यायपालिका। जब भी कानून को लागू करवाने में कोई विवाद हो जाए तो न्यायपालिका क्या करती है? उसका निपटारा करवाती है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन 21 में पूछा गया है कि कौन से अधिनियम द्वारा प्रशासन और विधि निर्माण इनका कार्य स्टार्ट किया गया? तो ये आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विधान परिषद के सदस्यों का किस अधिनियम द्वारा बजट पे विवेचना करने, प्रश्न पूछने और लोकहित के विषय पे चर्चा करने का अधिकार दिया गया? ये भी आपका सेम एक्ट है। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1909। लेकिन आपको यहाँ पे ये बात याद करनी है कि यहाँ पे इनको बजट पे विवेचना, ये विवेचना कर सकते हैं, प्रश्न पूछने का अधिकार है, लोकहित विषय पे चर्चा करने का अधिकार है, लेकिन भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं था। ये बात दिमाग में आपको फिट रखना है। क्वेश्चन नंबर 23, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति को मूर्त रूप दिया गया? ठीक है, तो ये आपका 1909 वाला एक्ट है, भारतीय परिषद 1909। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा ये लाया गया था। ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि इसमें आपको क्या किया गया, मुसलमानों को एक अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिससे वहीं से स्टार्ट हो गया कि भाइयों में आप फूट डालिए, हिंदू मुस्लिम में फूट डालिए और राज कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य था कि 1892 के अधिनियम के दोषों को दूर करना और जो बढ़ते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद हैं और उग्रवाद हैं इनका सामना करना और इनका पतन करना। क्वेश्चन नंबर 25, इंग्लैंड स्थित भारतीय परिषद में नियुक्त होने वाले पहले 2 भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता साहब थे, ठीक है। और आपके सेकंड जो पर्सन थे वो कौन थे? सैयद हुसैन बिलग्रामी, ठीक है, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये कई एग्जामों में पूछा गया है, दिमाग में फिट रखिएगा आप। वायसराय के मंत्रिपरिषद में नियुक्ति होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आज के टाइम पे आप देखते होंगे राष्ट्रपति को, तो उस समय कौन हुआ करता था? वायसराय। और राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के काम नहीं कर सकता, ठीक है। जो कार्यपालिका है वही आपकी क्या है? मंत्रिपरिषद होती है। तो यहाँ पे आपको वायसराय बिना मंत्रिपरिषद के काम नहीं कर सकता है। तो मंत्रिपरिषद में नियुक्त होने वाला पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा, ठीक है, प्रथम भारतीय विधि सदस्य थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, 27 की तरफ। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधित्व शासन को का सूत्रपात किया गया? ठीक है, तो ये आपको स्टार्ट किया गया। प्रतिनिधि मतलब भारतीयों को लाना है सिस्टम के अंदर, ठीक है। भारतीय आएंगे तभी कहीं ना कहीं जो देश है चल पाएगा और जो आपको भारतीयों के अधिकार रखे जाएंगे। तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा स्टार्ट किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 आपका है कि भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव डालने का अधिनियम कौन सा एक्ट तय करता है? तो यह है भारत परिषद अधिनियम 1861 वाला। तो जो केंद्रीकरण की जब पूछा जाए कि वो कौन सा अंग्रेजों का कानून है जिसने ब्रिटिश सत्ता को केंद्रीकरण की तरफ लेकर गया, अंतिम ऊंचाई पर लेकर गया, तो 1833 वाला है। कौन सा याद करेंगे? 1833 है, जिसने केंद्रीकरण मतलब सत्ता एक ही आदमी के हाथ में सौंपी। वहीं पे विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि सत्ता जमीनी स्तर पे लोगों के हाथ में, ठीक है, लोगों के हाथ में सौंपना, ठीक है, लोगों के हाथ में सौंपना। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो विकेंद्रीकरण की नींव कौन से अधिनियम के द्वारा डाली गई? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा मिली? तो आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। और इसकी अवधि कितनी थी? 6 माह थी, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। भारत में विधान परिषद की नीति को मान्यता सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो वो कौन सा कानून था जिसने विधान परिषद का फाउंडेशन डाला, नींव डाला, क्योंकि इसी के बाद देश के लिए कानून बनना स्टार्ट होगा। तो आपका भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा इसकी क्या की गई, सबसे पहले इसको मान्यता दी गई कि भैया विधान परिषद बने ताकि देश के लिए कानून वगैरह बन सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। भारत में विभागीय प्रणाली, मंत्रालय प्रणाली, पोर्टफोलियो की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई? देखिए, पोर्टफोलियो मतलब ये होता है कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे और उनके डिपार्टमेंट के काम कौन कौन से होंगे, ये सब इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, ठीक है। और ये सिस्टम जो है कौन से कानून के द्वारा स्टार्ट किया गया भारत में? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में मंत्रिमंडल और विभागीय प्रणाली का जन्मदाता कौन था? तो ये भाई साहब थे लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड कैनिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई? तो फिर से आपका वही एक्ट आता है, भारत परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 35, ये स्टेटमेंट है, किसने बोला था आपको ये बताना है। पृथक पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पृथक निर्वाचन मतलब किसको? जो मुस्लिम लोग हैं उनको अलग से रिप्रेजेंट करके हम क्या कर रहे हैं, नाग के दांत में क्या बो रहे हैं, आप एक फल बो रहे हैं जिसका परिणाम क्या होगा, बहुत भीषण होगा। ये किसने बोला था आपको? ये बोला था लॉर्ड मार्ले साहब ने। लॉर्ड मार्ले साहब ने। इसका पता कहां से चलता है? उनके पत्र लेखन से पता चलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। मिंटो मार्ले सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ये किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 37, उन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र का जान से मार डाला। उन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला, ये किसने बोला? के.एम. मुंशी ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ऊपर से शांत दिखने वाली सतह के नीचे भारी राजनीति अशांति का गुबार छिपा हुआ था, ये किसने बोला? मिंटो ने बोला, ठीक है, मिंटो ने बोला। क्वेश्चन नंबर 39, द्वैध शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जो दोहरी शासन व्यवस्था है इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका जन्मदाता आपको माना जाता है लियोनिल कार्टिस को, लियोनिल कार्टिस को। और इस दोहरी शासन व्यवस्था को क्या बोलते हैं? डायरकी बोलते हैं। और डायरकी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? लियोनिस कार्टिस ने लिखी थी। आपको ये बात भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 41, केंद्र में द्विसदनी मतलब वही लोअर हाउस और अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, ठीक है, व्यवस्था स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। प्रांतों में द्वैध और उत्तरदायी शासन की स्थापना किस वर्ष में की गई? ये की गई 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत में सचिव की स्थापना भारत सचिव की स्थापना के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति, मैं फिर से रिपीट करके पढ़ता हूं, भारत की सचिव की सहायता के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष कौन से अधिनियम के द्वारा रखा गया? तो यहाँ पे आपका जो अधिनियम है 1919 के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। तो हाई कमीशन की नियुक्ति की गई, ये बात आपको याद रखना है, कौन से एक्ट के द्वारा, ताकि जो सचिव है वो अच्छे से काम कर सके, इसके लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की गई। भारत सरकार अधिनियम आपको 1919 के द्वारा, ठीक है, 1919 के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 आपका बोलता है, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किस अधिनियम के द्वारा किया गया? यह आपको किया गया भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? मतलब डायरेक्ट रूप से कब चुनाव करवाना स्टार्ट कर दिया गया? 1919 में प्रथम बार, ठीक है। भारत में स्त्रियों को मतदान अधिकार सर्वप्रथम कौन से अधिनियम के द्वारा प्रदान हुआ? तो ये भी फिर से वही एक्ट है आपका, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य प्रशासन के विषयों का बंटवारा सर्वप्रथम कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपको भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसमें आपको जो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट बने कि भैया राज्य सरकार किस पे कानून बनाएगी और केंद्र सरकार किस पे कानून बनाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। साइमन आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लाया गया।
आपका अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग का गठन कब हुआ? तो साइमन आयोग का गठन कई एग्जाम में पूछ चुका है। साइमन आयोग का गठन हुआ 8 नवंबर 1927 को। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस आयोग को श्वेत आयोग कहा गया? साइमन कमीशन को श्वेत आयोग कहा गया, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं थे, सब के सब अंग्रेज थे और अंग्रेज गोरे होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोला गया? श्वेत आयोग बोला गया। तो यह रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि जो नीडी व्यक्ति हैं, जो नीडी लोग हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो बहुत आसानी से उपलब्ध हो और ये इससे इसका फ़ायदा उठा सकें। प्लस इसके संग संग अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मास्टर इन जीएस नामक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।